नमस्कार एवरीवन। जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे माइनर और बाकी सारे एक्ट धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग शुरू करेंगे द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। इसमें हमें कुछ ही सेक्शंस पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने, बट हमें तब भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ जाएंगी क्योंकि ज़रूरी है। पहले मैं आपको स्कीम बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सेक्शन 1, 2, 6, 7, 9 और 10 है। ऑलराइट, तो ये सेक्शंस जो हैं ये हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, बट ये सेक्शन समझने के लिए हमें सेक्शन 3, 4, 5 और 8 भी पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो इसमें बस हम इतना कवर करेंगे कि उसमें क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, बट ये जो हमारे सेक्शन है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं। तो हमारे एक्ट का क्या नाम है? द प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, ये एक्ट नंबर 20 है 1958 का। याद रखेंगे, एक्ट नंबर 20 1958 का। ठीक है, और इसको कब हमारे पार्लियामेंट से इसको कब वो मिला, असेंट मिला? 16 मई 1958। ठीक है, बट इसमें क्या है कि ये जो एक्ट है ये हर स्टेट ने अपने अपने टाइम पे इन्फोर्स किया है। इसमें जब हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा कि कब इन्फोर्स हुआ। जब स्टेट ने असेंट दिया, स्टेट ने अपने गैजेटी में उसको नोटिफाई किया और उसको असेंट दिया कि अब हम इस दिन से उसको इन्फोर्स करेंगे। तो हर स्टेट का अलग अलग इन्फोर्समेंट डेट है, बट हम चूंकि राजस्थान एपीओ के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें राजस्थान में कब इन्फोर्समेंट हुआ इसका ये देखना है। ठीक है, राजस्थान में इसका एनफोर्समेंट हुआ कब से हुआ राजस्थान में? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1962। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि एक्ट नंबर 20 है, क्योंकि ये हम जब भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो हम इनएक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट तो याद रखते ही हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्ट नंबर कौन सा है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो ये हमारा पहला सेक्शन है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या कहता है कि शॉर्ट टाइटल यानी कि इस एक्ट का नाम क्या होगा? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये इसका शॉर्ट टाइटल है। ठीक है, ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा? होल ऑफ इंडिया में इसका एक्सटेंशन होगा। ये कब से इन्फोर्स होगा? जब से स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for the different part of the state। यानी कि एक तो ये हो गया कि भाई स्टेट ने नोटिफाई कर दिया कि हम पूरे राज्य में इस दिन लागू कर रहे हैं, या स्टेट ये भी कह सकता है कि इसके कुछ प्रोविजंस इस दिन से लागू होंगे, कुछ प्रोविजन आगे आने वाली किसी फर्दर डेट से लागू होंगे, या इस एरिया में हमारे स्टेट के इस कुछ कुछ ज़िलों में अभी लागू होगा और कुछ ज़िलों में बाद में लागू होगा। ठीक है, ये टोटल स्टेट का डिस्क्रिशन है। ऑल राइट, सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज बहुत आसान है, बट इसमें हमें ध्यान ये देना है कि कहाँ पे क्या है। तो कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है, ये आप ये बताइए कि मैंने एक और आप लोगों को पढ़ाया था सब्जेक्ट, SC/ST एक्ट और JJ एक्ट। ठीक है, उसमें से और किसमें कोड का मतलब CRPC है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और ये याद रखेंगे कि 2A में दिया है कि कोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर का मतलब क्या होता है हम सभी को पता है, जिसको जिसको अपॉइंट कर दिया जाता है एज प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, वो होता है प्रोबेशन ऑफिसर। ये कहाँ है? 2B में है। सी में क्या दिया है? प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स रूल मेड अंडर दिस एक्ट, जो भी रूल इस एक्ट के अंडर बनाए गए हैं वो। और वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो कि यूज हुए हैं लेकिन वो डिफाइन नहीं हुए हैं, वो जिस एक्ट में डिफाइन हुए हैं या जिस एक्ट के लिए डिफाइन हुए हैं उसका वही मीनिंग यहाँ पे भी रहेगी। ठीक है, आइए 3, ये बस हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है पावर टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर
एडमोनेशन। एडमोनेशन का मतलब क्या होता है? एडमोनेशन का मतलब होता है डांट वाट के नहीं, क्या नाम है, स्लैप ऑन द रिस्ट। आप लोगों ने सुना ही होगा, हॉलीवुड की मूवीज आप लोग देखते ही हैं। तो वही है कि भाई कि कोई ऑफेंस किया इसने, वो ऑफेंस बहुत बड़ा नहीं है, 2 साल से कम की सज़ा है उसमें, और वो हमारे सेक्शन 379, 380, 381, 340 और सॉरी 404 और 420 ऑफ आईपीसी है। ये मतलब क्या है कि 2 साल से कम की सजा हो, ठीक है, 2 साल या 2 साल से कम, दोनों इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, 2 इयर्स। और इन सेक्शंस में अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, तो हम उसे डांट के छोड़ देंगे। और ये किसके लिए होता है? 21 ईयर्स से कम के लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम उसे डांट वाट के छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें यही है, यही बस आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन में क्या है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। खैर, इसमें पूरा सेक्शन में जो मैंने बताया है वही, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑन ऑफ गुड कंडक्ट। प्रोबेशन मतलब क्या होता है? प्रोबेशन हम लोग जब नौकरी ज्वाइन करते हैं कोई, उसके बाद तैयारी करते हैं ताकि आगे हमारा सिलेक्शन हो, बट कोई भी नौकरी अगर हम ज्वाइन करते हैं, छोटी से छोटी नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए एक प्रोबेशन पीरियड होता है कि उस दौरान आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हर हर नौकरी के लिए होता है। तो यहाँ पे प्रोबेशन का क्या मतलब हुआ? आपको परमानेंट तो करना नहीं है यहाँ। यहाँ प्रोबेशन का मतलब ये हुआ कि आपका कंडक्ट अच्छा है, देख लिया, तो हमने आपको कुछ समय के लिए रिलीज कर दिया। और वो समय कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3 इयर्स, ठीक है। आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए और मैक्सिमम 3 इयर्स से ज़्यादा, ये नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ठीक है। 3 साल से ज़्यादा का प्रोबेशन आपको नहीं मिल सकता। और आप पे कंडीशन लगा देगी कि भाई जब आप बाहर रहें तो पीस और गुड बिहेवियर को मेंटेन रखें, ठीक है। ये आपका हो गया सेक्शन 4। तो सेक्शन 3 क्या था? डांट के छोड़ दिया। सेक्शन 4 क्या है कि भाई प्रोबेशन पे छोड़ दिया कि इसका कंडक्ट अच्छा है, अच्छा आदमी है, इसको हम प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो हमारा एक्ट है इसमें 21 ईयर्स से कम के लोगों की बात हो रही है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। यानी कि भाई अगर कोई ऑफेंस किया आपने, तो हम कोर्ट जो है वो कोई आप पे लगा सकती है, फाइन लगा सकती है कि आप इतना फाइन पे करेंगे, ठीक है। या आप पे कॉस्ट भी लगा सकती है कि जो प्रोसीडिंग हुई उसका पेमेंट आप करेंगे। ऑलराइट, ये 3 सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं थे, ये सेक्शन हमारे सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि 21 साल से कम का है तो उसको सजा देने पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। बट उसको हम कुछ कंडीशंस में सजा दे सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। When any person under 21 year of age is found guilty of having committed an offence punishable with imprisonment बट नॉट विद imprisonment फॉर लाइफ, यानी कि 21 साल से कम का है और उसको सजा मिल गई है जिसमें वो जेल जा सकता है, बट लाइफ imprisonment नहीं है। द कोर्ट बाय विच the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that, having regard to the circumstances of the case, including the nature of offence and the character of offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4, ठीक है, section 3 और section 4। and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record इट्स रीजन फॉर डूइंग सो। यानी कि 21 साल से कम के हैं, ठीक है, और उनको कोई सज़ा देनी है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि उसको सज़ा ना दी जाए, उससे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डील कर लिया जाए। हाँ, लिखा है हमारे ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डील कर लिया जाए, जो कि हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर ऐसा उसने ऑफेंस कुछ कुछ किया है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डील नहीं कर सकते हम, तो उसको हम क्यों सज़ा दे रहे हैं इसका रीज़न आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि उसको सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में डील नहीं कर सकते? उस पर एक प्रोब होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए एक रिपोर्ट बनती है और उस रिपोर्ट से पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है ऑफेंडर का, और किन सर्कमस्टेंसेज में उसने इस तरह का ऑफेंस किया, ठीक है। ऑल राइट। फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इट सेल्फ, ये देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इट सेल्फ
whether it would not be desirable to deal under section 3 or 4 or section 4 with an offender referred to in subsection 1, the court shall call for a report from the probation officer and consider the report. ठीक है, कोर्ट को क्या करना है, प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट लेनी है अपने आप को ये सेटिस्फाई करने के लिए कि हम उससे सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में डील कर सकते हैं या नहीं। याद हमें ये रखना है कि यहाँ पे बात किसकी हुई है, 20 पर्सन अंडर 21 ईयर ऑफ एज। ठीक है, ये याद रखना है हमें, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारे देश के एक काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं जिनका केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी विवाद भी हुआ था कि उनको हर बार प्रोबेशन क्यों मिल जाता है। वो कौन थे, संजय दत्त। ठीक है, तो वो अगर 21 ईयर से कम के होते तो उनको सज़ा ही नहीं होती, बट अगर वो चूँकि ज़्यादा थे तो 3 साल तक उनको प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता था। ऑलराइट, ठीक है, तो ऐसा कंडक्ट होगा और उसको ऐसे रिपोर्ट दी जाएगी और उस रिपोर्ट से वो ये तय करेंगे कि भाई वो जो बच्चा है, जो 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, उसकी क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें उसने ऑफेंस किया और उसका नेचर कैसा है, क्या वो मतलब कि नेचर से ही क्रिमिनल है, जन्मजात क्रिमिनल है, अगर नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि उसको छोड़ दें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल to it relating to the character and physical and mental condition of the offender। और भी कोई ऐसी सिचुएशन जिससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमें उसका कैरेक्टर और मेंटल और फिजिकल कंडीशन का पता चल सके, जिससे हमें आसानी हो ये तय करने में कि भाई हम उसे छोड़ सकते हैं, 3 और 4 में डील कर सकते हैं या नहीं। रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। जो प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट देगा जिससे हम खुद को सेटिस्फाई करेंगे उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। ठीक है, लेकिन प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कह रहा है, प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट भी है और हमें ये याद रखना है कि किस सेक्शन में रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखने की बात की गई है। ठीक है, प्रोवाइजो कहता है कि अगर हमें ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है, में कोर्ट इन इज डिस्क्रिशन, यानी कि कोर्ट का ये विवेकाधिकार है कि वो ये जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है उसे ऑफेंडर को बता देना चाहिए, ताकि वो, क्यों बताएगा भाई, ताकि ऑफेंडर जो है अपने बचाव के लिए कि ये सर्कमस्टेंसेस थे उसके लिए अपना पक्ष रख सके, उसके लिए कुछ एविडेंस वो दे सके। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ इट सो थिंक फिट कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द ऑफेंडर्स। कम्युनिकेट द सब्सटेंस ऑफ देयर ऑफ टू द ऑफेंडर, किसका, रिपोर्ट का। ठीक है, रिपोर्ट का। may give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report। उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि भाई आप एविडेंस दीजिए ताकि हमें पता चल सके, ताकि हमको ये जो हम आपके बारे में अपने आप को अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं उसमें हमें आपका भी पक्ष पता चल सके। ठीक है, नेचुरल जस्टिस की बात है। 8 सेक्शन 8 हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उसमें क्या लिखा है ये हम देख लेते हैं। इसमें बात किया है वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन जो होता है ना, वो प्रोबेशन पे लोगों को जो छोड़ा जाता है उसमें कुछ कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, कुछ श्योरिटीज दी जाती हैं, कुछ बॉन्ड्स लगते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस लगती हैं। तो श्योरिटी किसकी होती है, श्योरिटी व्यक्ति की होती है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड पैसे का होता है। ठीक है, तो प्रोबेशन की जो भी कंडीशन है कि भाई ये ऐसी ऐसी कंडीशन है और उस प्रोबेशन पे हमें व्यक्ति को छोड़ना है। तो अब क्या हुआ कि भाई कोर्ट को ऐसा लगा, प्रोबेशन ऑफिसर ने कोर्ट से कहा कि सर ये जो व्यक्ति है ये ठीक नहीं है, ये जो आपने इसको जिन कंडीशंस पे छोड़ा है उन कंडीशंस का ये मिसयूज़ कर रहा है, तो आप कंडीशन चेंज कीजिए। तो कोर्ट बुलाता है कि भाई ये जो कंडीशंस है इसको हमें चेंज करना है। या तो ड्यूरेशन कम कर सकता है उसके प्रोबेशन की, ड्यूरेशन बढ़ा भी सकता है उसका कंडक्ट अगर अच्छा है, या कोई और कंडीशंस लगा सकता है। तो कंडीशंस लगाएगा, श्योरिटी इन्वॉल्व है तो श्योरिटी को भी बुलाएगी कोर्ट। ठीक है, कि भाई श्योरिटी इधर आओ, तो श्योरिटी को नई कंडीशंस बताएगी। अब वो श्योरिटी उन नई कंडीशन से, श्योरिटी क्या करता है कि भाई उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं ऑफेंडर, ये देखता है। प्लस जिस दिन उसको कोर्ट में पेश करना है या जो भी डेट है कि उसको लाया जाए, उसके लिए वो भी जवाबदेह होता है, श्योरिटी भी। ठीक है, तो श्योरिटी को भी कंडीशंस बताई जाती है, ऑफेंडर को भी। अब श्योरिटी मान लीजिए, श्योरिटी मान गया तो फिर वो श्योरिटी और ऑफेंडर दोनों मान गए तो फिर वो कंडीशन चेंज हो जाती है। बट अगर श्योरिटी नहीं माना तो श्योरिटी को कोर्ट कहेगी कि आप
आप जाइए और ऑफेंडर को कहेगी कि कोई नई श्योरिटी ला के दो, ठीक है, कोई व्यक्ति और लाओ, कोई नया श्योरिटी लाओ जिससे कि आपको भाई हम प्रोबेशन दे सकें। और अगर ऑफेंडर भी नहीं माना तो फिर ऑफेंडर को कहते हैं चलो फिर वापस जेल, अपना जो ओरिजिनल आपका जो पनिशमेंट है उसको भुगतिए, ठीक है। या अगर श्योरिटी कोई नई वो ला नहीं सका, पुरानी श्योरिटी भाग गई और ऑफेंडर नई अपनी कंडीशंस पे तो राजी है बट उसके पास कोई और नई श्योरिटी नहीं है, तो भी वो वापस जेल, ठीक है। या अगर कंडीशंस बहुत अच्छी रहती हैं और प्रोबेशन ऑफिसर जो हमारा रहता है वो कह देता है कि नहीं सर, ये जो है ना ये अच्छा आदमी है, ये सारी चीज़ें मार रहा है और ये मतलब सुधर चुका है, तो क्या करती है कोर्ट, कोर्ट जो है वो बॉन्ड को रिलीज कर देती है कि अब भाई इस बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से घूमिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं, श्योरिटी और बॉन्ड को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये 8 है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 9 क्या कहता है, प्रोसीजर इन द केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ द बॉन्ड। भाई उससे जो है ना जो बॉन्ड की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो फेल हो जा रहा है बॉन्ड की कंडीशन भरने पे, तो क्या होगा, बुला लेगी कोर्ट, किधर हो, क्यों कंडीशन नहीं पूरी कर रहे हो भाई, जेल जाना है क्या। और अगर पहली बार कर रहे हो और ऐसा कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं मान जाऊंगा, तो 50 रुपए का फाइन लगा के छोड़ देंगे, नहीं तो वापस जेल। पहले थोड़ा सा डांट वाट के समझाएंगे कि बात मानो। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। इफ द कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर और एनी कोर्ट विच वुड हैव द which could have dealt with the offender in respect of his original offence has reason to believe on the report of the probation officer or otherwise that the offender has failed to observe any of the condition of the bond or bonds entered into by him, it may issue a warrant for his arrest or may, if it thinks fit, issue a summon to him and his surety, if any, requiring him or them to attend before it at such time as may be specified in the summons। यानी कि क्या होगा कि भाई सेक्शन 4 में जिस भी कोर्ट ने, देखिए इसमें क्या रहता है कि जिस कोर्ट ने सजा दी आपको, वही कोर्ट, आप जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब ऑफेंडर है, ठीक है, पर्सनली नहीं लेने का, तो जिस कोर्ट ने सजा दी, ठीक है, वही कोर्ट क्या क्या करती है, जिस कोर्ट ने सजा दी, जिस कोर्ट ने प्रोबेशन दिया, वही कोर्ट आपका देखती है कि आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए वो कोर्ट नहीं है तो कोई ऐसी कोर्ट भी दे सकती है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो, ओरिजिनल ऑफेंस जो आपने किया था उसका जो ओरिजिनल सजा आपको दे सकती है, ठीक है। मतलब सिमिलर कोर्ट होनी चाहिए, जिसने आपको सजा दी उसी के इक्विवेलेंट कोर्ट होनी चाहिए या उससे ज़्यादा पावर की कोर्ट होनी चाहिए। तो ये कोर्ट क्या करती है भाई, आपने प्रोबेशन ऑफिसर बोल रहा है कि ये कंडीशन नहीं पूरी कर रहा है, तो वो कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले आपको वारंट इशू करेगी, ठीक है। या अगर उसको ठीक लगता है तो सम्मन भी इशू कर सकती है, जैसा भी उसको लगे, किसके लिए, आपके लिए और आपके श्योरिटी दोनों के लिए। कहेगी कि भाई ये टाइम है, ये जगह है, आप आइए, ठीक है, बिफोर एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द सम्मन, कि आप आइए, बताइए, जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आप पूरा कर रहे हैं। या वहीं से जेल भी भेज सकता है कि आप बहुत बदमाश आदमी है, निकल लीजिए, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, the court before which an offender is so brought or appear may either remand him to custody, यानी कि may either remand him to custody, यानी कि वहीं से जेल भेज दिया, ठीक है, until the case is concluded। कौन से केस की बात कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इस वाले केस की बात कर रहा है जो उसने कंडीशन ब्रीच की, उस केस की बात कर रहा है, ठीक है। और इट मे ग्रांट हिम बेल, बेल भी दे सकता है, विथ और विदाउट श्योरिटी, to appear on the date which it may fix for hearing, यानी कि क्या किया उसने, उसने कह दिया कि भाई आप ऑफेंडर हैं, आप आइए, आपने बेल की जो प्रोबेशन की कंडीशंस हैं वो आपने वायलेट की है, तो आप आइए जेल, ठीक है, आप आइए हमारे पास, जो कि हमने सेक्शन 1 में कहा, ठीक है, सब सेक्शन 1 में कहा। फिर जब वो आ गया तो अब कोर्ट क्या कर सकता है, अब या तो कोर्ट उसको वहीं से बोल देगा कि जाइए जेल जाइए भाई साहब, जब तक आपका केस का, जब तक आपका ये मामला जो आपने वायलेट किया वो कंक्लूड नहीं कर सकते, आप जेल में रहिए, आप गलत आदमी हैं। या तो फिर बेल भी दे सकता है, श्योरिटी के साथ या श्योरिटी के बिना, और कह सकता है कि जब भी ये हम डेट फिक्स करेंगे इस कंडीशन को वायलेट करने के केस की, तब आप अपीयर होंगे, ठीक है। Or if the court after hearing the case is satisfied that the offender has failed to observe any of the condition of the bond or bonds entered by him, it may forthwith, यानी कि अब कोर्ट को पता ही चल गया कि आपने वो कर दिया है, वहाँ पे तो अभी कंडीशन
ये चलना है ना कि पहले वाले में कि आपने किया या नहीं किया। सेकंड में अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि आपने किया तो उसको कह देगा कि जाइए जेल, ओरिजिनल जो आपका ऑफेंस है उसकी सज़ा भुगतिए, ठीक है। जहाँ पे फेल्योर फर्स्ट टाइम के लिए वहाँ पे 50 रुपये का, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, 50 रुपये तक का आप पे लग जाएगा फाइन, ठीक है। 50 रुपये दीजिए और जाइए, लेकिन आप कंडीशन मानिएगा, ठीक है। बट अगर आप 50 रुपये नहीं दे पाए, ठीक है, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर हिज ओरिजिनल ऑफेंस, कोर्ट उसके ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको सजा दे देगी, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट पढ़ लेना है। और ये है जो है ये हमारे सिलेबस का आखिरी सेक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आपको ये जो सेक्शंस लिखे हैं ना, 122, 126, 126 से 406, 514, 514A, 514B और 515, इसका कोड का कोड यानी कि CRPC, ठीक है। बस आपको ये सारे याद कर लेने, एक बार पढ़ लेते हैं बस। अब बाकी आपको पता है, प्रोविजन एज टू श्योरिटी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन जो सारे हैं ऑफ द कोड शैल सो फार एज मे बी अप्लाई इन द केस ऑफ बॉन्ड एंड श्योरिटी गिवन अंडर दिस एक्ट, यानी कि श्योरिटी की जो बातें की गई हैं इन सारे सेक्शंस में वही यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। ऑल राइट, चलिए आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट खत्म हो गया, ठीक है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट खत्म हो गया। अब आपका जो भी माइनर लॉ बचे हैं धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हम MCQs ला रहे हैं, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ करा सकें वो कराएं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।